Assalamualaikum viewers, welcome to Exploring Pandra. The topic of our discussion is प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है ये मेंबर है किंगडम प्रोटिस्टा का। तो आप जिस तरह देखते हैं प्रोटो और जुआ, जू से का मतलब क्या होता है एनिमल्स, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हम स्टडी करेंगे। जिस तरह इसमें बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि हमें डेली लाइफ में जिसके साथ हम डील करते हैं, यूग्लिना, पैरामीशियम वगैरह। ठीक है, तो प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। वर्ड जोआ, जोआ का मतलब क्या होता है? एनिमल्स। ठीक है, तो जो प्रोटोजोआ का जो हैबिटेट होता है वो एक्वस होता है और फ्रेश वाटर हैबिटेट में रहते हैं। ये फ्रेश वाटर हैबिटेट में रहेंगे। क्यों? ताकि जो जिस तरह पैरामीशियम और यूग्लिना है, ताकि इनकी जो वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है जो इनकी, वो क्या रहे? वो लुब्रिकेट रहे, वो नम रहे, वो मॉइस्ट रहे। ठीक है, ये एक कंडीशन है इनकी सबसे इम्पोर्टेंट। तो लाइफस्टाइल में हम बात करते हैं, कुछ यूनिसेलुलर हो गए। यूनिसेलुलर कंडीशन क्या है कि एक सिंगल सेल के तौर पे रहेंगे। यूग्लिना आप लगा लें, उसके अलावा आप पैरामीशियम की एग्जांपल ले लें। उसके अलावा कुछ जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है? कॉनोफ्लैजिलेट्स। और कुछ जो प्रोटोजोआ होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब क्या है? फ्री लिविंग का मतलब है ये इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई पैराजिटिक रिलेशन नहीं बनाएंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, सेप्रोट्रॉफ्स होंगे। सेप्रोट्रॉफ्स का मतलब क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड मैटर के ऊपर फीड करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? सेप्रोट्रॉफ्स। फीड ऑन डेड मैटर, फीड ऑन डेड मैटर। और कुछ जो होंगे प्रोटिस्ट वो क्या होंगे? पैराजिटिक। पैराजिटिक का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जिसको हम होस्ट कहते हैं, वो रहेगा उसके ऊपर, उससे खुराक हासिल करेगा और इन रिटर्न उसको क्या करेगा? डैमेज करेगा। तो पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो होस्ट के ऊपर रहता है और उससे खुराक हासिल करता है और इन रिटर्न उसको डैमेज करता है। ठीक है, तो उसके अलावा कुछ होते हैं म्यूचुअलिस्ट। म्यूचुअलिस्ट का मतलब क्या है? जो फायदा पहुंचाते हैं, फायदा पहुंचाने वाले। ठीक है, ये फायदा पहुंचाते हैं अपने होस्ट को। ठीक है, म्यूचुअलिस्ट। तो उसके अलावा लोकोमोशन, ये सीलिया से मूव कर सकते हैं या फ्लैजिला से या फिर सीडोपोडियल। सीलिया जो होती है ये एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हेल्प करती है लोकोमोशन में। किस तरह? आप बेस्ट एग्जांपल है इसकी क्या? पैरामीशियम। आप इधर देख सकते हैं कि पैरामीशियम की जो बॉडी होती है वो ऐसी होती है और इर्द गिर्द छोटे छोटे सिलिया लगे होते हैं। सिलिया किस चीज़ के अंदर हेल्प करते हैं? लोकोमोशन के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। और उसके अलावा सिलिया बीट करते हैं, इकट्ठे बीट करते हैं ना, और हेल्प करते हैं फूड को गदेर करने में, फूड को इकट्ठा करने में। ठीक है, बॉडी, ताकि फूड बॉडी वॉल तक आ जाए। फिर उसके अलावा फ्लैजिला। फ्लैजिला होते हैं ये भी थ्रेड लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बड़े होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच आर लार्जर देन सिलिया। और ये बहुत, जो सिलिया होंगे ये बहुत ज़्यादा होंगे तादाद में, मतलब 20, 30, 40, 50, 100 इतनी तादाद में होंगे। और लेकिन जो होंगे ना फ्लैजिला, फ्लैजिला 2 होंगे। और कोई कोई कंडीशन होती है, जिस तरह के वो बैक्टीरिया के अंदर एक कंडीशन होती थी जिसमें फ्लैजिला ने पूरी बॉडी को कवर किया होता था, लेकिन अलगा के अंदर या इसके अलावा प्रोटोजोआ के अंदर, इनके अंदर जो फ्लैजिला होंगे वो 1 या 2 होंगे। और वो 1 या 2 फ्लैजिला जो हो सकते हैं वो टिंसिल टाइप भी हो सकते हैं या फिर विप्लैश टाइप भी हो सकते हैं। विप्लैश टाइप फ्लैजिला वो होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर कोई भी हेयर्स ना हो। एज यू कैन सी है, इनकी बॉडी के ऊपर कोई हेयर नहीं, इसको हम विप्लैश टाइप कहेंगे फ्लैजिला। और एक होते हैं टिंसिल टाइप फ्लैजिला। जो टिंसिल टाइप फ्लैजिला होते हैं, इनकी बॉडी की सरफेस के ऊपर, इन फ्लैजिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे छोटे छोटे हेयर्स बने होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे हेयर्स इनकी बॉडी की सरफेस के ऊपर बने होते हैं, मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर। उसके अलावा सीडोपोडियल मूवमेंट के साथ भी ये मूव करते हैं। कौन? प्रोटोजोन एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। तो व्हाट इज मीन बाय द सीडोपोडियल मूवमेंट? इसका मतलब ये होता है कि साइटोप्लाज्म है जिसने, जो पूरी बॉडी के अंदर पाया जाता है, एक साइटोप्लाज्म। ठीक है, आप यहाँ पे मैं वो दिखा भी देती हूँ, ये देखें, ये ठीक है, पूरी बॉडी में ना ये जो मैंने मार्क किया है ना, ये है इसका साइटोप्लाज्म। तो सीडोपोडियल मूवमेंट में क्या होगा कि साइटोप्लाज्म है ये यहाँ से ना ऐसे मूव कर जाएगा,
यहाँ तक आएगा, साइटोप्लाज्म मूव करेगा, बॉडी वाल एक्सटेंड होगी, साइटोप्लाज्म आगे को मूव करेगा, और उसके अलावा यहाँ तक जब ये पहुँच जाएगा तो ये इस बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पे मूव करना शुरू कर देगा। जब यहाँ पे मूव करना शुरू कर देगा तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब क्या कि यहाँ से सारा साइटोप्लाज्म फिर उस तरफ मूव करना शुरू कर देगा, जो जिस टिप ने जो टिप आगे की तरफ ग्रो करके गई थी उसके अंदर फिर साइटोप्लाज्म ने भरना शुरू कर दिया। और इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, सीडोपोडियल मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन के अंदर दो तरह की होती है, एक सेक्शुअल एक एसेक्सुअल। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगी, ये किस तरह की कॉन्जुगेशन होगी, और उसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बडिंग के जरिए होगी, फ्रेगमेंटेशन के जरिए होगी, एटसेट्रा। इनके जरिए क्या होगी, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन कुछ कंडीशन में ये सिस्ट बनाते हैं। सिस्ट क्या होती है, जो सेल होगा प्रोटोजो का वो क्या करेगा, वो अपने गिर्द जो होगा थिक वॉल्ड कवरिंग बना लेगा। क्या होगा, सेल ऑफ द, इन केस ऑफ सिस्ट, सिस्ट की कंडीशन में क्या होगा, सिंगल सेल ऑफ प्रोटोजो form a thick wall covering around them। लेकिन कब, एक सिंगल सेल है प्रोटोजो का, प्रोटोजो फैमिली का, अपने गिर्द एक थिक वॉल्ड कवरिंग बना लेगा। कब, जब कंडीशन और अनफेवरेबल होगी, कंडीशन अनफेवरेबल होगी। ठीक है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, कोई भी हार्म इन्वायरमेंट हो सकता है, जिस तरह के हम देखते हैं कि वो इन्वायरमेंट हो सकता है बहुत शदीद सर्दी, बहुत शदीद गर्मी। उस दौरान क्या करेगा, जो प्रोटोजो का सेल होगा वो अपने गिर्द एक थिक वॉल, ये सेल है प्रोटोजो का और ये उसके गिर्द जो है ये थिक वॉल जो कवरिंग बन जाएगी ऐसी। ठीक है, तो अपने गिर्द एक थिक वॉल कवरिंग बना लेगा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो इस कवरिंग को हम क्या कहेंगे, कॉल्ड एज सिस्ट। इस कवरिंग को जो ब्लू कलर से मार्क की और ये ब्लैक है सेल, इसको हम कहेंगे सिस्ट। तो सिस्ट क्या करेगी, जब कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी, कंडीशन बेहतर हो जाएगी, इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल पे चला जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम टेम्परेचर के अलावा जो फूड की क्वांटिटी है वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो सिस्ट क्या होगी, सिस्ट दोबारा अपनी नॉर्मल सेल के अंदर चेंज हो जाएगी, अपनी लिविंग को फिर कंटिन्यू कर देगी। ठीक है, यहाँ पे प्रोटोजो की कुछ टाइप्स हैं जो हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी। तो सबसे पहला प्रोटोजो हमारे पास है अमीबा। ठीक है, तो अमीबा की ये नहीं है कि कोई आप ये देखते हैं कि ये क्या है कि ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। जिस तरह के मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी दो टांगें हैं या फिर दो हाथ हैं या फिर उसके अलावा उसकी चारों टांगें हैं, उसका कोई फेस है, ऐसा नहीं होगा। जस्ट करैक्टर शो करेगा एनिमल्स की, और उसके अलावा इनके अंदर लोकोमोशन होगी। और लोकोमोशन कैसे होगी, बाय द यूज़ ऑफ सिलिया और फ्लैजला और सीडोपोडिया। ठीक है ना, तो इसके अंदर ये नहीं होगा कोई स्पेसिफिक ऑर्गन होगा। ठीक है ना, इनको एक सबस्ट्रेट की ज़रूरत होगी। जिस तरह के अगर सीडोपोडियल मूवमेंट है तो सबस्ट्रेट की ज़रूरत होगी, अगर सिलियरी मूवमेंट है विद द हेल्प ऑफ सिलिया तो इनको वाटर की ज़रूरत होगी। और उसके अलावा फ्लेजलेरी मूवमेंट है फ्लेजला की मदद से, तो इनको किसकी ज़रूरत होगी, फिर भी इनको पानी की ज़रूरत होगी। सिलियरी और फ्लेजलर मूवमेंट वो लैंड पे पॉसिबल नहीं है, इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अमीबा। अमीबा क्या होता है, इनका हैबिटेट है फ्री लिविंग रहेंगे, मतलब कि किसी के ऊपर पैरासाइट नहीं होंगे, मतलब किसी पे सेप्रोट्रोफ रह सकते हैं। सेप्रोट्रोफ कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो दूसरे डेड मैटर के ऊपर इन्हिसार करते हैं, मतलब कि डेड मैटर को डिकम्पोज करके अपनी एनर्जी हासिल कर सकते हैं। या फ्री लिविंग होंगे या फ्रेश वाटर, मतलब कि पानी में रहते होंगे, सॉइल में भी रह सकते हैं अमीबा। और उसके अलावा मेरीन अमीबा, समंदर में भी रह सकते हैं। उसके अलावा पैराजिटिक अमीबा। तो पैराजिटिक अमीबा सबसे मशहूर और इंसानी अमीबा जो है, जो इंसान के अंदर पाया जाता है, वो क्या होता है, एंटेमीबा हिस्टोलिटिका।
एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, तो उसके बाद इनकी लोकोमोशन की बात करें तो अमीबा मूव करते हैं किससे, सीडोपोडियल मूवमेंट के शो करते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय सीडोपोडियल मूवमेंट, इसका सबसे जो अहम पॉइंट है ना इसके अंदर कि इनके अंदर फ्लैजला नहीं होंगे। फ्लैजला क्या होते हैं, फ्लैजला एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, क्या, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि बॉडी की ज़्यादातर जो टर्मिनल एंड्स पे पाए जाते हैं और साइड पे भी पाए जा सकती है ना। ठीक है, लेटरल एंड्स पे भी पाए जा सकते हैं बॉडी के, जो हेल्प करते हैं किसके अंदर, लोकोमोशन के अंदर। लेकिन अमीबा लेग फ्लैजला, इनके अंदर ये लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजला नहीं होगा। लेकिन लोकोमोशन तो करनी ही है, लोकोमोशन ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए, फूड के लिए भी ज़रूरी है, फूड हासिल करने के लिए। और उसके अलावा दूसरे जो मेटाबॉलिज्म है, फूड नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म कैसे मिलेगा बॉडी को। तो हर चीज़ के लिए लोकोमोशन ज़रूरी है। तो कैसे ये फिर लोकोमोट करते हैं भाई, सीडोपोडियल मूवमेंट। मैं आपको यहाँ पे बता भी देती हूँ कैसे होते हैं सीडोपोडियल मूवमेंट्स। इस तरह बॉडी की एक, अब फर्ज करें ये अमीबा है, ठीक है, बल्कि है, ठीक है। तो ये सीडोपोडियल मूवमेंट कैसे शुरू होगी, इसके अंदर टिप होगी बॉडी की सरफेस के ऊपर, किसी भी साइड से वो टिप जनरेट हो सकती है। ऐसे एक टिप सी जनरेट होगी, ठीक है ना, ये टिप बन गई है, ठीक है। अब सारे साइटोप्लाज्म ने टिप की तरफ जाना शुरू कर देना है तेजी के साथ। अब जब सारा साइटोप्लाज्म इस टिप की तरफ जाना शुरू कर गया, ठीक है, और यहाँ से भी सारा साइटोप्लाज्म यहाँ पे चला गया टिप के ऊपर, ठीक है, और पीछे से ये मूव हो गया। एक कॉमन सेंस की बात है, जब टिप जनरेट होनी है सारे साइटोप्लाज्म ने उस टिप के अंदर चले जाना है। मतलब कि पहले यहाँ पे थी टिप, इसके एंड था, अब वो टिप जनरेट हो गई यहाँ पे गई, पीछे वाला सारा साइटोप्लाज्म यहाँ पे आ गया है, और ये यहाँ से जो बॉडी है वो यहाँ तक मूव कर चुकी है। क्लियर। तो उसके बाद क्या है कि अमीबा क्या मूव करते हैं, सीडोपोडियल मूवमेंट से, तो वो भी हमने देख लिया। अब उसके बाद है कि इनके अंदर वैक्यूल, अमीबा की जो बॉडी होगी उसके अंदर क्या होगा, वैक्यूल पाया जाता है। पहले हमने ये भी बात कर ली सीडोपोडियल मूवमेंट की, अब वैक्यूल की बात करते हैं। तो अमीबा के अंदर दो तरह के वैक्यूल पाए जाते हैं, एज यू कैन सी हियर। एक वैक्यूल होगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या काम होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीशन करवाएगा ये वेस्ट प्रोडक्ट की, वेस्ट प्रोडक्ट को ये बॉडी से एक्सक्रीट कर देगा। और उसके अलावा बाद में क्या होगा, एक होगा फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल का क्या काम होगा, इसने पहले जो बॉडी के अंदर आने वाला कोई भी फूड है उसको वो फूड वैक्यूल के अंदर जाएगा, फूड वैक्यूल के अंदर जाके उसकी ब्रेक डाउन होगी, ब्रेक डाउन हो गए फिर उसको दोबारा एक्सोसाइटोसिस के जरिए बॉडी से बाहर भेज दिया जाएगा। पहले क्या होगा, फूड वैक्यूल के अंदर फूड कम इन बॉडी, किस तरह, थ्रू एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एंडोसाइटोसिस बॉडी के पास यहाँ पे आगे ना फूड का आगे सेल वाल की मेम्ब्रेन के साथ लग गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सेल वाल ने अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करना शुरू कर देना है, जैसे ही फूड ने आगे सेल वाल के साथ लगना है, इस तरह ऐसे। और उसके बाद जब उसने इन्वेजिनेट करना शुरू कर दिया तो उस इन्वेजिनेशन पोर्शन के अंदर फूड वैक्यूल ने आ जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता वो सेल वाल ऊपर से फिर बनना शुरू कर देगी और इसको अंदर एंट्री मिल जाएगी। अब ये वैक्यूल अंदर दाखिल हो गया ये फूड अब अंदर दाखिल हो गया और अंदर जाके ये फूड वैक्यूल के पास जाएगा। ये फूड
का पोर्शन था, ये अंदर दाखिल हो गया है सेल वॉल के। ये फूड के अंदर, फूड जो होगा ये वैक्यूल के पास जाएगा। कौन सा वैक्यूल? फूड वैक्यूल। अब इस फूड वैक्यूल ने क्या करना है? इसने इसको डाइजेस्ट करना है, इसके अंदर डाइजेशन करनी है, फूड की होनी है फूड वैक्यूल के अंदर। और उसके बाद है जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है उसकी एक्सक्रीशन कर देनी है इसने किस तरह? थ्रो एग्जोसाइटोसिस के जरिए, एग्जोसाइटोसिस। फिर उसके बाद है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के अंदर बाइनरी फिशन होगी या फिर मल्टीपल फिशन होगी। इन केस ऑफ द बाइनरी फिशन बॉडी का एक पोर्शन दो के अंदर, बाइनरी मीन टू, तो बॉडी का एक पोर्शन दो के अंदर कट कर जाता है और दोनों अपना खुद को रीजनरेट कर लेते हैं। इन केस ऑफ मल्टीपल फिशन मैनी कॉपीज ऑफ द अमीबा आर फॉर्म्ड। मतलब कि मल्टीपल फिशन के केस में क्या होगा कि एक सेल है जो मुख्तलिफ पोर्शन से, इस तरह के एक सेल है अमीबा का, वो मुख्तलिफ पोर्शन से, डिफरेंट पोर्शन से क्या होगा? कट कर जाएगा और हर पोर्शन जो होगा वो अपना एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा? रीजनरेट कर जाएगा और बहुत ज़्यादा अमीबा बन जाएंगे। मल्टीपल कॉपीज ऑफ द अमीबा आर फॉर्म्ड। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको अमीबा की समझ लग गई होगी। सो नेक्स्ट वन इज ज़ूफ्लैजिलेट्स। यहाँ पे हमारे पास है ज़ूफ्लैजिलेट्स जो कि मेंबर किसका है? प्रोटोजो फैमिली का। ठीक है, तो ज़ूफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ये एज यू कैन सी हियर द वर्ड ज़ू जो होंगे ये एनिमल एंड फ्लैजिलेट्स मतलब फ्लैजला, ऐसे एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर फ्लैजला मौजूद हो उनको हम ज़ूफ्लैजिलेट्स कहते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर फ्लैजला होता है। जो फ्लैजला होगा वो कैसा होगा? विप्लैश टाइप। तो व्हाट इज मीन्ड बाय विप्लैश टाइप फ्लैजला? विप्लैश टाइप से क्या मुराद है? एक ऐसा फ्लैजला जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो, एज यू कैन सी हियर, ऐसा। एक होता है विप्लैश टाइप, ठीक है, और एक होता है टिंसिल टाइप। टिंसिल टाइप कंडीशन में क्या होगा? फ्लैजला की जो मेम्ब्रेन होगी इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है, और वो स्मूथ नहीं होगी। लेकिन जो विप्लैश टाइप होगा फ्लैजला, इसके केस में ऐसा फ्लैजला होगा जिसके ऊपर कोई हेयर नहीं पाया जाएगा फ्लैजला की मेम्ब्रेन पे, और वो फ्लेक्सिबल स्मूथ मेम्ब्रेन होगी जो हेल्प करती है कि वाटर के अंदर तेज़ी से लोकोमोट करने में। किस तरह? फ्लेक्स करवा के, फ्लेक्सिंग बाय फ्लेक्सिंग देयर फ्लैजला। ज़ूफ्लैजिलेट्स मूव बाय फ्लेक्सिंग देयर फ्लैजला। कौन सा फ्लैजला? विप्लैश फ्लैजला, और ये तेजी से मूव करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद कंडीशन इनके अंदर एक पैराजिटिक कंडीशन भी हो सकती है, इनके अंदर म्यूचुअलिस्टिक कंडीशन भी हो सकती है। पैराजिटिक कंडीशन की इनके अंदर होगी ट्राइपैनोसोमास। ये क्या करते हैं? ये ह्यूमन पैराजाइट्स हैं और ये रहते किसके अंदर है? टसी फ्लाई के अंदर, टसी फ्लाई। तो जब ये ट्राइपैनोसोमा इनके अंदर इनहेबिट करते हैं और ये जब फ्लाई बाइट करती है ह्यूमंस को, तो ये ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिट हो गए, यहाँ पे डिजीज काज करते हैं। इसीलिए इसको ह्यूमन पैरासाइट बोला है, क्योंकि इन्होंने डिजीज ह्यूमंस के अंदर काज करनी है और ट्रांसफर होना है थ्रू टसी फ्लाई, और टसी फ्लाई के अंदर इनका कोई अफेक्ट नहीं होता है। तो उसके बाद सेकेंड वन इज म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। तो ये कौन से होते हैं? ये ट्राइकोनिम्फस होते हैं। ट्राइकोनिम्फस होते हैं कौन? ज़ूफ्लैजिलेट। ट्राइकोनिम्फस ज़ूफ्लैजिलेट्स गट में रहते हैं टर्माइट के। क्यों? क्योंकि जो ट्राइकोनिम्फस होते हैं इनके पास एबिलिटी होती है किस चीज़ की? सेलुलोज डाइजेशन। सेलुलोज किस में पाया जाता है? वुड के अंदर। टर्माइट क्या करती है? ये फीड करती है वुड को, और टर्माइट के पास कोई एंजाइम नहीं है इसको डाइजेस्ट करने के लिए। इनके पास डायरेक्ट ये ट्राइकोनिम्फस ही है जो कि इसके गट के अंदर पाया जाएगा। ट्राइकोनिम्फस के पास कौन सा एंजाइम है? सेलुलेज, जो क्या करता है? डाइजेस्ट कर देता है सेलुलोज ऑफ वुड के सेलुलोज को। किन के अंदर? टर्माइट्स के अंदर। तो ये इसके अंदर एसोसिएशन होता है। कुछ होते हैं जो सेप्रोट्रोफिक होते हैं। तो सेप्रोट्रोफिक कंडीशन में क्या होगा?
सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं कुछ जू फ्लैजिलेट्स, इसके अंदर होगा कि ये डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करेंगे, ठीक है ना, डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करेंगे, उनसे अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करेंगे, डीकम्पोजिंग करेंगे डेड मैटर की, फिर वहाँ डीकम्पोजिशन के बाद जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस बचेंगे, मेटाबॉलिज्म के बाद जो न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होंगे वहाँ पे, उनको ये क्या करेंगे, जू फ्लैजिलेट उन न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो मोस्टली इनकी स्ट्रक्चर ये होती है, इस तरह का एक स्फीरिकल बॉडी होगी, सर्कुलर बॉडी, और दो फ्लैजला होंगे, कौन से होंगे, विप्लैश टाइप, मतलब कि स्मूथ फ्लैजला जो कि मूव करते हैं, करवाते हैं बॉडी को फ्लेक्सिंग के जरिए, विप्लैश टाइप स्मूथ विदाउट हेयर्स या विदाउट हेयर फ्लैजला, हेयर्स के बगैर ही होते हैं, एंड हेल्प करवाते हैं बॉडी को मूव करने के लिए बाय फ्लेक्सिंग। ये फ्लैजला दोनों होते हैं, दोनों फ्लेक्स करते हैं, तो इनकी मदद से बॉडी क्या होती है, लोकोमोट करती है। उसके अलावा इनके पास सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस होता है अपना। की जो एग्जांपल है वो होगी कोनोफ्लैजिलेट्स, जो कि क्या होते हैं, कोनोफ्लैजिलेट्स आर दी एग्जांपल ऑफ जू फ्लैजिलेट्स। तो इनके अंदर क्या होता है, ये सिसाइल होते हैं, मतलब कि इनके अंदर कोई हरकत नहीं होती है, और इनके अंदर क्या होगा कि एक स्टाक के साथ ना ये सारे कनेक्ट किए होंगे, ठीक है, तो एक स्टाक के साथ ये वाले जो होंगे जू फ्लैजिलेट्स, इनको हम कोनोफ्लैजिलेट कहते हैं, कनेक्ट किए होंगे, और इनके इंटीरियर एंड पे ना फ्लैजला पाया जाएगा ऐसा, ठीक है, इंटीरियर एंड पे फ्लैजला पाया जाएगा, और इस फ्लैजला के ऊपर ना ऐसे, मैं ब्लू से मार्क कर देती हूँ, ऐसे कोलर्स सेल्स पाए जाएंगे जिसने फ्लैजला को सराउंड किया होगा। तो कोनोफ्लैजिलेट की अहमियत इतनी क्यों है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस क्यों करते हैं, वाई सो कोनोफ्लैजिलेट्स आर सो इम्पोर्टेंट। तो क्योंकि जो इनके ये होते हैं ना कोलर्स इन कोनोफ्लैजिलेट्स के अंदर जो कोलर्स होते हैं दैट सराउंड्स द फ्लैजला, कोलर कोनोफ्लैजिलेट के जो फ्लैजला को सराउंड करते हैं, फ्लैजला हैव स्ट्राइकिंग रिसेम्बलेंस, बहुत ज़्यादा इनकी रिजेम्बलेंस होती है किनके साथ, कोलर सेल्स ऑफ स्पंज। तो व्हाट इज स्पंज, स्पंज एक मरीन पानी में रहने वाले जानदार होते हैं, एनिमल्स टाइप होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो वो भी सिसाइल होते हैं, और उनके जो सेल्स होते हैं उनको सराउंड करते हैं, इसी तरह सिसाइल सेल होते हैं, उनको हम कोलर कहते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज सिलिएट्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सिलिएट्स विच इज ए मेंबर ऑफ ग्रुप प्रोटोजोआ। तो सिलिएट्स जो होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर, मतलब कि सिर्फ एक सिंगल सेल पे कंसिस्ट होंगे, ये कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल सेल, ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो और ये कॉलोनीज बना के नहीं रहते, और ना ही ये मल्टी सेलुलर कंडीशन में पाए जाएंगे, जस्ट इन यूनिसेलुलर कंडीशन। उसके बाद जो सिलिएट की बॉडी होती है वो एक फ्लेक्सिबल कवरिंग से कवर होती है। Ciliate's body is covered with a flexible covering. That covering is called pellicle. Pellicle उस कवरिंग को कहते हैं। The body of ciliates is covered with a flexible outer covering called pellicle. तो जो pellicle है वो इस बॉडी को क्या देते हैं, डेफिनेट शेप, एक डेफिनेट शेप देते हैं, लेकिन डेफिनेट शेप होने के साथ साथ ये शेप जो होती है ये चेंजेबल भी होती है, मतलब कि pellicle जो होता है हेल्प करता है किनको, सिलिएट्स को, कि वो अपनी जो बॉडी है उसको चेंज कर सके मुख्तलिफ फॉर्म से, इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल सिलिएट्स की क्या होती है, पैरामीशियम की ये डायग्राम है। तो पैरामीशियम जो होता है इनके पूरी जो बॉडी वाल होगी ना पैरामीशियम की, वो कवर्ड होती है थाउजेंड्स ऑफ सिलिया के साथ। तो इन सिलिया का जो फंक्शन क्या होता है, इनको लोकोमोशन करवाना या फूड की गैदरिंग करवाना। तो क्या होता है कि
सिलिया जो होते हैं, एज यू कैन सी हियर वर्ड सिलिया एंड सिलिएट्स। तो सिलिया की जो करेक्टर है ये एक ऐसा इनके अंदर जो है स्पेसिफिक करेक्टर है जो इनको क्लासीफाई कर देता है कि ग्रुप के अंदर, सिलिएट के ग्रुप के अंदर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिलिया पैरामीशियम इज क्लासीफाइड इन सिलिएट्स ग्रुप। तो सिलिया जो होता है ये क्या करते हैं, सिलिया बीट करते हैं वाटर के अंदर, इकट्ठे एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट शो करवाते हैं वाटर के अंदर, या वो मूवमेंट बैकवर्ड होगी या वो मूवमेंट फॉरवर्ड होगी। तो वो मूवमेंट कौन करवाएगा, सिलिया। और उसके अलावा कुछ जो सिलिएट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिसाइल होते हैं। तो सिलिया जो सिलिएट्स हैं इनका करेक्टर है सिलिया। जो भी ऑर्गेनिज्म सिलिएट ग्रुप में पाए जाएंगे उनके अंदर सिलिया ज़रूर पाया जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी जो ये सिलिया होता है ये क्या करवाता है, लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब है मूवमेंट करवाना। ठीक है, तो ये जो ज़्यादा लोकोमोशन है इनमें बेस्ट एग्जांपल है इसकी पैरामीशियम। पैरामीशियम लोकोमोशन के केस में तो सिलिया ये लोकोमोशन करवाते हैं। और कुछ जो होते हैं वो सिसाइल होते हैं, मतलब कि ये लोकोमोशन नहीं करवाते हैं और एक जगह पे जो सिसाइल होते हैं वो एक जगह पे ही रहते हैं और कोई भी मूवमेंट शो नहीं करेंगे ऑर्गेनिजम्स, जो सिसाइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो कुछ सिलिएट्स होते हैं सिसाइल, लेकिन सिलिया तो ज़रूर पाया जाएगा क्योंकि सिलिया इज द करेक्टर ऑफ सिलिएट्स। तो कुछ सिसाइल सिलिएट्स के अंदर जो सिलिया होता है वो किस चीज़ का काम करता है, एक जगह पे सिलिया रहे जो होगा ऑर्गेनिजम्स वो एक किसी स्टाक के साथ, किसी एक पत्थर के साथ अटैच रहेगा, लेकिन जो उसका सिलिया होगा ये वाटर के अंदर बीट करेगा और जो वाटर करंट वहाँ पे पैदा होगा उसकी मदद से वहाँ पे फूड आएगा और फूड को इनगल्फ कर लेंगे कौन, सिलिएट्स। सिसाइल सिलिएट्स इनगल्फ फूड, इनगल्फ कर लेते हैं फूड थ्रो एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के अमल के ज़रिए जो होते हैं, जो सिसाइल सिलिएट्स होते हैं वो इनगल्फ कर लेते हैं फूड को। और ये फूड सिसाइल सिलिएट्स की बॉडी के पास कैसे आता है, थ्रो सिलिया। ठीक है, सिलिया बीट करेगा वाटर के अंदर, वहाँ पे फूड आ जाएगा सिलिएट्स के पास, सिसाइल सिलिएट्स के बाद, और एंडोसाइटोसिस के ज़रिए फूड जो होगा वो बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगा और वहाँ से एनर्जी हासिल कर ली जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं सिलिएट्स यानी कि पैरामीशियम की एक एलेबोरेटेड डायग्राम। एज यू कैन सी हियर दैट्स द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या काम होता है, वाटर रेगुलेशन। जो वैक्यूल ऑर्गेनेली है ना इसका काम वाटर की स्टोरेज या फिर मिनरल आयन साल्ट की स्टोरेज होता है। तो वाटर की रेगुलेशन कौन करवाता है इनके अंदर, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, उसके बाद है कि इनके अंदर ना जो पैरामीशियम होगा ना इसके केस में 2 टाइप की न्यूक्लियाई पाई जाएगी। पैरामीशियम हैव 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। तो एक जो होगी ना न्यूक्लियाई उसको हम कहेंगे डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, और वो न्यूक्लियाई जो होगी वो होगी स्मॉल। और दूसरी न्यूक्लियाई होगी पॉलीप्लॉयड न्यूक्लियाई। पॉलीप्लॉयड न्यूक्लियाई जो होगी वो क्या होगी, लार्ज। तो जो स्मॉल न्यूक्लियाई होगी डिप्लॉयड न्यूक्लियाई होगी। डिप्लॉयड का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स में इस तरह 2 होंगे। ठीक है, 2 पेयर होंगे क्रोमोसोम्स के इस तरह, ये है डिप्लॉयड कंडीशन। तो एक न्यूक्लियाई जो छोटी होगी वो डिप्लॉयड होगी, और इस जो ये न्यूक्लियाई होगी ये इन्वॉल्व होगी किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, दैट इज द कॉन्जुगेशन। डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, स्मॉल डिप्लॉयड न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ पैरामीशियम, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पैरामीशियम के केस में होगी वो क्या होगी, कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन में होता क्या है कि 2 इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक दूसरे के करीब आते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। कॉन्जुगेशन इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय 2 इंडिविजुअल्स दैट कम क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कॉन्जुगेशन में एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस। तो दूसरी जो न्यूक्लियाई होगी वो कौन सी होगी, पॉलीप्लॉयड। और ये न्यूक्लियाई कैसी होगी, ये होगी लार्ज पॉलीप्लॉयड न्यूक्लियाई। पॉलीप्लॉयड कंडीशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 2 से ज़्यादा सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के। ठीक है ना, वो सेट्स 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो इस तरह एक सेट, ठीक है, 2 सेट क्रोमोसोम्स के। जो एक सेट होता है ना क्रोमोसोम्स का उसको हम कहते हैं हैप्लॉइड, ये होती है हैप्लॉइड नेचर।
जब 2 सेट्स होते हैं, 2 सेट क्रोमोसोम के होंगे तब होगी डिप्लॉयड नेचर। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा सेट होंगे क्रोमोसोम्स के तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीप्लॉयड नेचर। तो यहाँ पे फर्ज करेंगे आप पैरामीशियम के केस में जो लार्ज न्यूक्लियस होती है उसके 2 से ज़्यादा सेट ऐसे होते हैं क्रोमोसोम्स के, मतलब कि ये सारे मिलके पॉलीप्लॉयड न्यूक्लियाई के अंदर ये पाए जाते हैं। ये पॉलीप्लॉयड न्यूक्लियाई का केस है जिसमें क्रोमोसोम्स के 2 से ज़्यादा सेट्स पाए जाते हैं। तो पॉलीप्लॉयड न्यूक्लियाई जो होती है ये इन्वॉल्व होती है सेल के मेटाबॉलिज्म के अंदर और ग्रोथ के अंदर। तो यहाँ तक था हमारा सिलिएट्स का टॉपिक। सो नेक्स्ट वन इज फोरामिनिफेरॉन्स एंड द एक्टिनोपोड्स। फोरामिनिफेरॉन्स एंड एक्टिनोपोड्स, ठीक है। तो फोरामिनिफेरॉन्स और एक्टिनोपोड्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट जो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट। तो जो शेल्स होते हैं फोरामिनिफेरॉन्स के और एक्टिनोपोड्स के, इनको हम टेस्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जो फोरामिनिफेरॉन्स के शेल्स होंगे ये मिलके बने होते हैं कैल्शियम से, और जो एक्टिनोपोड्स हैं इनके शेल मिलके बने होते हैं सिलिका से। और जो इनके शेल्स होते हैं ना, और टिस्ट जिसको हम कहते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिनके अंदर से साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस बाहर को निकली होती हैं, जस्ट लाइक दैट। ऐसे छोटे छोटे पोर्स होंगे और ना इन पोर में से ना साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन ऐसे बाहर को निकली होंगी। हमें पता है कि जो साइटोप्लाज्म है ये स्टिकी होता है नेचर के अंदर, ठीक है। तो ये सॉल और जेल से मिलकर बना होता है, तो जिसकी वजह से ये स्टिकी हो गई है साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, ये सॉल और जेल से मिलकर बनी होती है, जिसकी वजह से ये क्या होगी, स्टिकी इन नेचर, इन पोर्स से निकली होंगी, जो कि फोरामिनिफेरॉन्स और एक्टिनोपोड्स की वाल्स के ऊपर होते हैं, इनके शेल्स के ऊपर होते हैं। तो ये जो स्टिकी इन नेचर साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है ये हेल्प करती है इनको कि वो जो होंगे वो प्रे को पकड़ सके, ठीक है, और बाद में उनकी जो होगी वो वहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज कर दें प्रे को। एक तो ये साइटोप्लाज्मिक स्टिकी सिक्रिएशन के साथ प्रे आगे फंस जाएगा और उसके साथ लग जाएगा, और उसके बाद वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होंगे, डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन के बाद जो होगा ये फोरामिनिफेरॉन्स और एक्टिनोपोड्स वहाँ से एनर्जी हासिल कर लेंगे, ठीक है। तो जो डेड होते हैं फोरामिनिफेरॉन्स, इनके जो शेल्स होते हैं वो समंदर की बॉटम में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, और वहाँ पे जाके क्या एक ग्रे सी मड बन जाती है, उनके शेल्स मिलके बनाते हैं। फोरामिनिफेरॉन्स के शेल्स डेड शेल्स, जब ये डेड हो जाते हैं तो इनके शेल्स जो समंदर की बॉटम है वहाँ पे इकट्ठे होंगे, और वहाँ पे एक मड, ग्रे कलर की मड बना देंगे, और वो मड जो होगी वो ग्रेजुअली ट्रांसफर हो रही किसके अंदर, चाक के अंदर, ठीक है। तो जो ओल्ड फोरामिनिफेरॉन्स थे, पास्ट के फोरामिनिफेरॉन्स, इससे बहुत ज़्यादा लाइमस्टोन हासिल किया गया है, मतलब कि चूने के भाग। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम ए टॉपिक ऑफ प्रोटोजोआ फैमिली। तो प्लाज्मोडियम क्या काज करते हैं, मलेरिया। हम इधर देखेंगे प्लाज्मोडियम के अंदर 2 फेजेस होती हैं, एक सेक्सुअल फेज और दूसरी होती है एसेक्सुअल फेज, ओके। तो जो सेक्सुअल फेज होती है उसके अंदर जिस तरह के हमें पता है कि सेक्सुअल फेज में क्या होंगे, सेक्स ऑर्गन होंगे इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि सेक्सुअल फेज में फ्यूजन होती है गैमेट्स की। गैमेट्स कौन से होंगे, स्पर्म और एग, ठीक है। तो स्पर्म और एग मिलकर क्या बनाएंगे, जाइगोट, और ये सारा अमल कहाँ पे होगा, गट में। किसकी गट में, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो की गट के अंदर, ठीक है। और ये जो होता है ना मच्छर की, ज़रूरी है कि ये कौन सा होगा, ये फीमेल होगा, फीमेल एनोफिल्स की गट के अंदर ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि प्लाज्मोडियम की दूसरी फेज होगी एसेक्सुअल फेज। एसेक्सुअल फेज मतलब के सेल्स के अंदर कोई भी सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई किस्म की मियोसिस वगैरह नहीं होगी, जस्ट सेल जो होंगे ये रेप्लिकेट करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे और अपनी कॉपी तैयार कर लेंगे। तो एसेक्सुअल फेज कहाँ पे होती है, लिवर सेल्स के अंदर ह्यूमन के और रेड ब्लड सेल्स के अंदर। तो इसके अंदर क्या बात हुई कि इनके अंदर 2 होते हैं, एक जो होस्ट होता है ना, जो इनका डेफिनेट होस्ट होता है
उस तक पहुंचने के लिए इनको एक और ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है, और वो कौन सा है, फीमेल एनोफिल्स, जो कि एक मच्छर है। ठीक है, तो होता क्या है कि तो सबसे पहले क्या है कि बाइट होनी है, बाइट करना है फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो ने स्किन पे, तो एक मच्छर ने स्किन को जब बाइट करना है, तो अगर तो इस जो एनोफिल्स है इसकी बॉडी के अंदर स्पोरोजॉइड्स हैं। स्पोरोजॉइड्स कैसे आए कि अगर इसने किसी पहले से किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट कर लिया था, उसकी बॉडी के स्पोरो जो हैं वो उसकी बॉडी में से जो प्लाज्मोडियम के गमीटोसाइट्स थे इसकी बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो गए, किसकी, एनोफिल्स की बॉडी में गमीटोसाइट्स आ गए थे, किससे, एक इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड से। अगर एनोफिल्स ने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को क्या बाइट किया है तो उसकी बॉडी में उसके स्किन सेल्स में गमीटोसाइट्स मौजूद थे, जो कि एनोफिल्स की बॉडी में आ गए, और गमीटोसाइट्स से आगे जो है वो फर्दर प्रोसेसेस हुए इसकी गट के अंदर, जो हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो उन प्रोसेसेस के बाद क्या हुआ कि इनके अंदर इनकी बॉडी में अब स्पोरोजॉइड मौजूद है, किसके, प्लाज्मोडियम के स्पोरोजॉइड। तो जब फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो बाइट करेगी, एक हेल्दी पर्सन को ये बाइट करेगी, तो स्पोरोजॉइड जो होंगे वो हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे। ये रेड कलर से जो मैंने मार्क किए ये सारे स्पोरोजॉइड है फीमेल एनोफिल्स के। ठीक है, तो उसके बाद जब वो उनकी बॉडी में आ जाएगी लिवर के, तो बाद में स्पोरोजॉइड अब फीमेल एनोफिल्स की बाइट से एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में ये इंटर हो चुके हैं। ठीक है, ये सारे स्पोरोजॉइड्स हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये स्पोरोजॉइड्स हैं लिवर के पास जाएंगे, किस तरह, थ्रो हिपैटिक वीन, हिपैटिक वीन के जरिए ये लिवर के पास जाएंगे। लिवर पे गए तो लिवर में जाके लिवर सेल्स में जो है ना होना है वो स्पोरोजॉइड्स ने अब डिवाइड करना है, किस तरह, माइटोटिकली, माइटोसिस के जरिए, माइटोसिस। तो माइटोसिस में हमें पता है कि एक सेल दो के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो फर्दर डिवीजन होती जानी है, स्पोरोजाइट्स ने मल्टीप्लाई होता है माइटोसिस के जरिए। तो जब ये फर्दर डिवीजन हो जानी है तो उसके बाद जो लिवर सेल्स है उसमें एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें पूरा सेल जो होता है वो भर जाता है, किनके साथ, स्पोरोजॉइड्स के साथ, और इस कंडीशन को हम कहेंगे स्चीज़ोन्ट कंडीशन। एट लास्ट के सेल के अंदर बहुत ज़्यादा जब स्पोरोजॉइड प्रोड्यूस हो जाएंगे तो एट लास्ट वो क्या कर जाएगा, वो बस्ट कर जाएगा, और बस्ट करने के बाद और स्पोरोजॉइड्स रिलीज होंगे जो ऑल दी लिवर सेल्स को इन्फेक्टेड करते जाएंगे। ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता, और बस्टिंग के बाद वो स्पोरोजॉइड्स फिर जाएंगे रेड ब्लड सेल्स के पास। ये है रेड ब्लड सेल्स, स्पोरोजॉइड ने रेड ब्लड सेल्स के पास चले जाना है, और वहाँ पे जाकर रेड ब्लड सेल्स में उन्होंने एक रिंग बना देनी है ऐसी। ठीक है, और रिंग ने दोबारा फिर फर्दर अंदर की तरफ और बाहर की तरफ स्पोरोजॉइड से डिवाइड करना है, डिवाइड करके फिर ये कंडीशन जो होगी, फिर ये चीज़ोंट कंडीशन होगी जो हमने यहाँ पे देखी थी ये वाली। ठीक है, जो कि लिवर सेल्स में हुई थी, अब रेड ब्लड सेल्स में भी स्टीज़ोन कंडीशन हो गई है। और अब स्टीज़ोन कंडीशन जो होती है ये तकरीबन बस्टिंग से पहले की सिचुएशन होती है जब सेल के अंदर बहुत ज़्यादा स्पोरोजॉइड प्रोड्यूस हो जाती है। अब स्टीज़ोन कंडीशन के बाद सेल ने बस्ट कर जाना है और स्पोरोजॉइड रिलीज हो जाएंगे और फर्दर जो लिवर सेल्स हैं इनको इन्फेक्टेड करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद कुछ केसेस में क्या होता है कि जो ये रिंग होती है इसने प्रोड्यूस कर देने आगे गमीटोसाइट्स। गमीटोसाइट्स कौन से, मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो मेल और फीमेल गमीटोसाइट्स ने प्रोड्यूस कर देने हैं। ये मेल और फीमेल गमीटोसाइट्स दोबारा चले जाने हैं स्किन के अंदर, और स्किन पे क्या होना है कि कोई और एनोफिल्स मॉस्किटो आएगा। ठीक है, उसने बाइट किया है उस पर्सन को और वो उसके गट में चले गए हैं। ठीक है, गट में जाने के बाद क्या होता है, गमीटोसाइट्स कहाँ गए, जब उसने बाइट किया इन्फेक्टेड पर्सन को मॉस्किटो ने तो गमीटोसाइट्स चले गए उसकी गट के अंदर, गमीटोसाइट्स। और ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, गट ऑफ मॉस्किटो। जो मेल गमीटोफाइट होगा वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, स्पर्म के अंदर, और जो फीमेल गमीटोफाइट होगा वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, एग के अंदर। As we know that sperm and egg fertilize to form zygote, तो sperm जो था वो था 1n नेचर में, egg था 1n, zygote क्या होगा, डिप्लॉयड इन नेचर, 2n इन नेचर। तो zygote के अंदर फर्दर प्रोसेसेस होने हैं, उसके चेंज होना है ookinets के अंदर, और
ये जाइगोट के अंदर जो प्रोसेसिस होने हैं ओकाइंस के अंदर चेंज होने में, तो ये कहाँ पे होते हैं, मिड गट एपिथीलियम। कहाँ पे, जो गट होगा मॉस्किटो की उसकी मिड गट में, गट के अंदर जो मिड गट होती है उसकी दरमियान वाली गट के अंदर की एपिथीलियम, मतलब कि उसकी जो लेयर होगी सरफेस की लेयर उसके ऊपर होंगी। ठीक है, तो जाइगोट ने चेंज होना है ओकाइंस में, किसमें, मिड गट एपिथीलियम में। स्पर्म और एग ने मिलकर क्या बना देना है, जाइगोट। स्पर्म भी वन है नेचर के अंदर और एग भी, तो 2n जाइगोट मतलब कि डिप्लॉयड जाइगोट बन गया। डिप्लॉयड जाइगोट ने माइटोसिस के जरिए मिडगट एपिथीलियम में डिवाइड होके मिडगट एपिथीलियम में आगे डिवाइड हो गए ओकाइंस बना देने हैं। ओकाइंस ने आगे क्या बना देने हैं, ओसाइट्स। ठीक है, और ओसाइट के अंदर आगे क्या होने हैं, मियोसिस। ओसाइट्स भी क्या होते हैं, डिप्लॉयड इन नेचर। ठीक है, ओकाइंस भी क्या होंगे, डिप्लॉयड इन नेचर। ओसाइट्स जो कि डिप्लॉयड ओसाइट्स के अंदर मियोसिस होनी है और आगे क्या प्रोड्यूस होने हैं, स्पोरोजॉइट्स। हमें पता है कि मियोसिस के बाद जो भी बॉडी बनती है वो होती है 1n नेचर के अंदर। ठीक है ना, तो क्या होगा, 2n ओसाइट्स के अंदर, 2n ओसाइट्स के अंदर हुई है मियोसिस और आगे 1n क्या बन गए हैं, स्पोरोजॉइट्स। क्लियर। और कितने स्पोरोजाइट्स, एक जो होगा जाइगोट उससे बनेंगे 4 स्पोरोजाइट्स। ठीक है ना, क्योंकि जाइगोट ने जाना है ओकाइंस, ओकाइंस जाना है डिप्लॉयड ओसाइट्स के अंदर और डिप्लॉयड ओसाइट्स के अंदर होगी मियोसिस। एक डिप्लॉयड ओसाइट जो होगा वो क्या बनाएगा, 4 स्पोरोजॉइट्स। तो अब मॉस्किटो रेडी है स्पोरोजॉइट ट्रांसफर करने में किसी भी स्किन के अंदर के थ्रू, किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर। क्या ये फीमेल एनोफिल्स जो मॉस्किटो है ये अब रेडी है कि स्किन को बाइट करे और अपने जो स्पोरोजॉइड्स हैं 1n वो ट्रांसफर कर दे ह्यूमंस के अंदर। सो आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।